तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना। जो हमें एल्यूमिना मिल गई है लीचिंग प्रोसेस से, अब हम उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन देखने जा रहे हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हॉल्स हेराल्ड प्रोसेस। हॉल हेराल्ड्स प्रोसेस। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिसका एक स्लोपिंग बॉटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विथ स्लोपिंग बॉटम। बॉटम जो है वो हल्का सा स्लोप्ड होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि मोल्टन एल्यूमिनिया जो है वो टैंक से निकल सके। टैंक इज लाइंड विथ गैस कार्बन, और यहां पर आपकी गैस कार्बन भी रहती है। अभी मैं बता रहा हूं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट तो हमें मालूम ही है कौन कौन से यूज करते हैं हम लोग। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं? तो पहली बात तो एल्यूमिना यूज करेंगे। कितना परसेंटेज होगा? 20%। फिर हम क्रायोलाइट को यूज करते हैं, जो किसकी तरह काम करता है? ऐसा सॉल्वेंट काम करता है। कितना? 60% होता है। और तीसरा कौन होता है? फ्लॉस्फर, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? फ्लॉस्फर बोलते हैं, फ्लोरस्पर। और इसका परसेंटेज कितना रहेगा? 20% रहेगा। ये यूज करते हैं। टेम्परेचर जो यहाँ पर यूज करेंगे, ये टेम्परेचर होगा 950 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल हीटिंग से। ठीक है, वोल्टेज जो रहेगा वो हम यूज करेंगे 5 to 6 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें रिएक्शंस क्या क्या होंगे? तो ये बना है आपका पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपका इस तरीके से मौजूद रहता है। अब इसमें रिएक्शन कौन कौन सी होती है? तो पहले रिएक्शन देखते हैं। जो क्रायोलाइट रहेगा, ये किसमें टूटेगा? क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3Al होता है, जो 60% हम यूज करते हैं। और ये टूटता है किसमें? 3Na पॉजिटिव में। एक देगा Al+3 और 6 देगा आपका फ्लोराइड के आयन। ठीक है, फिर आपका जो फ्लॉस्फर रहेगा, फ्लोरस्पर रहेगा, ये कैल्शियम फ्लोराइड होता है, हमें मालूम है। ये टूटेगा किसमें? Ca+2 में, और +2F- देगा। ठीक है, फिर आपका एल्यूमिना रहेगा, और ये जो एल्यूमिना टूटेगा Al2O3, ये किस में टूटता है? ये टूटता है एल्यूमिनियम में। 2 एल्यूमिनियम के आयन देता है और 3 O- देता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन के आयंस देता है। अब पॉजिटिव आयंस कौन से हैं और नेगेटिव आयंस कौन कौन से मिल रहे हैं आपको? तो पॉजिटिव आयंस सोडियम का मिला, एल्यूमिनियम का मिला, कैल्शियम का मिला, और फिर एल्यूमिनियम का। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग ने पढ़ी थी, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम और कैल्शियम ऊपर होते तो एल्यूमिनियम नीचे होता था। और जो नीचे वाला होता है वही हमेशा जाकर डिस्चार्ज होता है ना, वही हमेशा जाकर यहाँ पर डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ डिस्चार्ज कौन होगा? एल्यूमिनियम डिस्चार्ज होगा। ठीक है, बीइंग लोअर इन इट विल डिस्चार्ज। क्यों डिस्चार्ज होगा? बीइंग लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे रहते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो हम या तो ये कह सकते हैं लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या हम कहेंगे और ड्यू टू हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल, अपने हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से। ठीक है, और ये कहां पर जाकर डिस्चार्ज होंगे? कैथोड पर कि एनोड पर? तो ये डिस्चार्ज होगा कैथोड पर। भाई कैटाइन है ना ये, तो ये कहां होगा? कैथोड पर डिस्चार्ज होगा। कौन? एल्यूमिनियम, Al+3। और कैथोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है,
तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा उसी का रिडक्शन होगा। तो एल्यूमिनियम नीचे है सीरीज में, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका रिडक्शन होगा। और कैसे रिडक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और एक एल्यूमिनियम बनाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव आइंस हमारे पास कौन कौन से हैं, तो फ्लोराइड है और कौन है, ऑक्सीजन है। फ्लोराइड है और ऑक्सीजन है। तो यहां पर जो एनोड रहेगा, एनोड पर ऑक्सीजन डिस्चार्ज होगा। कौन होगा, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, लो रिडक्शन पोटेंशियल और हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे डिस्चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल कर डिस्चार्ज होता है। अब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, उससे कम कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो एनोड पर किस टाइप की रिएक्शन दिखाएगा ये, तो एनोड पर ऑक्सीजन O-2 है, ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है और O बना देता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ गई बात। अब देखो यहां पर एक और ऑक्सीजन बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये तो नेसेंट ऑक्सीजन बनी है, और ये दोनों ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगी बेटा, O2 बनाएंगी। तो एक बार फिर से ये निकल जाएगा और यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा, और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, O2 बना देंगे, ऑक्सीजन गैस। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रिएक्शन कैसी हुई है, 2O-2, इनने मिलकर क्या बनाया, O2, और 4 इलेक्ट्रॉन निकाले। ठीक है, तो अब मेन रिएक्शन एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर करने होते हैं। क्या बराबर करने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए हम क्या कर दें, यहां पर तो 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर हम कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई और नीचे हम कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई। तो अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और जो टोटल रिएक्शन बनी जिसे हम बोलेंगे सेल रिएक्शन, वो सेल रिएक्शन क्या बनेगी, तो ये एल्यूमिनियम कितने हैं, 4 हैं, तो 4Al+3 प्लस 3 2 6 O-2, इससे क्या बना, 4Al बना और प्लस 3O2 का फॉर्मेशन हुआ। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। चलो, तो ये रिएक्शन यहां पर हो रही है और ये रिएक्शन यहां पर हो रही है, तो इसमें आपको क्या मिल जा रहा है बेटा, एल्यूमिनियम मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, एल्यूमिनियम मिल जा रहा है। ये पूरी क्रायोलाइट को हमने यहां भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट यानी आपकी यही पूरी क्रायोलाइट, फ्लॉस्फर और एल्यूमिना, तीनों को हमने यहां पर भर दिया। और यहां जो कार्बन है, एनोड जो है वो कार्बन का बना है, ग्रेफाइट का। ठीक है, और जो कैथोड है ये भी आपका कार्बन की लाइनिंग का बना है। और आप यहां पर देख रहे हो ये स्लोप है, स्लोप्ड है, ताकि मोल्टेन एल्यूमिनियम इसके अंदर से निकल जाए। समझ में आ रही है बात, पिघल कर यहां से निकल जाए। कैथोड पर ही क्या बनती है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कहां पर मिल रही है आपको, देखो कैथोड पर ही तो मिल रही है ना। तो यानी यहीं पर आपकी एल्यूमिनियम बनेगी, पूरी इस लाइनिंग पर, इस पूरी लाइनिंग पे एल्यूमिनियम बनेगी। और इसे हल्का सा स्लोप दे दिया, स्लोप दे दिया हमने, है ना, ताकि ये एल्यूमिनियम यहां से निकलता हुआ इस स्टेप में से यहां पर नीचे आ जाए। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी हम थोड़ा सा कार्बन को स्प्रिकल करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन को स्प्रिकल करते हैं। क्यों कार्बन को स्प्रिकल करते हैं, क्योंकि यहां 950 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि यहां पर आपके ग्रेफाइट, कार्बन के ग्रेफाइट ये आग पकड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आग पकड़ सकते हैं। ठीक है, और एनोड को लगातार यहां पर रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, और यहां पर आपको कार्बन भी थोड़ा सा स्प्रिकल करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। ठीक है, एनोड इज रिप्लेस टाइम टू टाइम, रिप्लेस्ड, यहां लिख दिया, एनोड इज रिप्लेस्ड टाइम टू टाइम।
ठीक है। और यहां पर हमने किसे स्प्रिंकल कर दिया, पाउडर्ड कार्बन को, या कोक कह सकते हैं, पाउडर्ड कोक को स्प्रिंकल कर दिया। पाउडर्ड कोक इज स्प्रिंकल्ड। इसे स्प्रिंकल क्यों किया, क्यों किया स्प्रिंकल्ड, क्यों इसे स्प्रिंकल किया, हमने इसलिए किया, एक तो हीट का लॉस नहीं हो, रेडिएशन से हीट का लॉस होगा तो आपको ये उतना ही महंगा पड़ता जाएगा, तो एक तो हीट ऊपर नहीं उड़ पाए, और दूसरी बात एनोड भी जल ना पाए, ठीक है ना। तो पाउडर्ड कोक इज स्प्रिंकल्ड over electrolyte mixture to reduce heat loss and prevent the burning of anode. The burning of anode. ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, यहां पर फिलोसफर ने क्या काम किया, तो फिलोसफर ने काम किया एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह घोलने का काम किया, इसके आयंस को अलग अलग किया है, ठीक है। और दूसरी बात, इसने कंडक्टिविटी बढ़ाई है, प्योर एल्यूमिनियम इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसने आपकी क्या करा है, इंक्रीज किया, इंक्रीज द कंडक्टिविटी। भाई जब आइंस में कन्वर्ट कर देगा, सॉल्वेंट है तो आइंस में कन्वर्ट कर देगा, तो यहां पर आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो कंडक्टिविटी तो बढ़ी जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है एल्यूमिना इज अ नॉन कंडक्टर। कैसा होता है, नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो फिलोसफर और क्रायोलाइट दोनों ने ही ये काम किया है, क्रायोलाइट ने ये कंडक्टिविटी का काम कर दिया, ठीक है। चलो, क्रायोलाइट ने एक और काम किया, क्या काम किया, इसने लोअर कर दिया फ्यूजन टेम्परेचर, लोअर्स द फ्यूजन टेम्परेचर, फ्यूज करने का टेम्परेचर इसने लोअर कर दिया। कितने से कितना कर दिया, पहले कितना था एल्यूमिना का, 2050 डिग्री सेंटीग्रेड, अब कितना कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट था ना भाई ये एल्यूमिना का, अब इसने कितना कर दिया, 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इसे फ्यूज कर दिया, फ्यूज मतलब आइंस में तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब खास बात याद रखना, जब यहां एल्यूमिनियम की सप्लाई, जब यहां पर क्या किया जाता है कि एक बल्ब को अटैच कर दिया जाता है एपरेटस से, अब बल्ब इज अटैच्ड, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, अब बल्ब इज अटैच्ड टू द एपरेटस। क्यों अटैच किया जाता है, कि अगर वोल्टेज जंप कर जाता है, वोल्टेज कितना चाहिए हमें यहाँ पर, 5 to 6 वोल्टेज चाहिए, नॉर्मली वोल्टेज जो रहता है वो 5 to 6 वोल्ट चाहिए, लेकिन अगर वोल्टेज जंप कर जाता है, जंप्स फ्रॉम 40 to 60 वोल्ट, 40 से 60 वोल्ट पहुंच जाता है, ठीक है ना, तो ये आपका बल्ब जो रहता है, बल्ब ग्लोस ब्राइटली, ये बहुत ब्राइटली जलने लगता है, ठीक है। तो फिर हम क्या समझ जाते हैं, हम ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर एल्यूमिना खत्म हो रही है, वो पूरी एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, एल्यूमिना खत्म हो रही है, तो हम क्या करते हैं, देन फ्रेश एल्यूमिना, फिर से फ्रेश एल्यूमिना को इसके अंदर ऐड कर देते हैं, इज एडेड, ठीक है। और यहां पर जो आपको एल्यूमिनियम मिलता है ये 99.8% प्योर मिलता है आपको, 99.8% प्योर मिलता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, हाँ बोलो, ठीक है।
समझ में आ गई बात? तो ये हॉल्स हेरोल्ड प्रोसेस हो गई आपकी। यहां पर आपको एल्यूमिनियम मिल गया, पर अभी भी ये 99.8% है, और हमें आपका और प्योर चाहिए। कितना चाहिए? और प्योर चाहिए। 99.99% हमें इतना तकरीबन प्योर चाहिए। फर्नीचर वगैरह बनाना है तो ये चल जाएगा, पर अगर वायर्स यूज करना है तो 0.1% भी जो है वो बहुत मायने रखती है इम्प्योरिटी। ये अच्छी कंडक्टिविटी नहीं होने देगी, ठीक है ना? तो फिर अब हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। क्या करेंगे? रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड is 99.8%. So further refining is needed. ठीक है? तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। अभी हमने रिडक्शन किया था इलेक्ट्रोलिसिस से, अब हम इसकी रिफाइनिंग करेंगे। क्या करेंगे? रिफाइनिंग। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में ये हमने बनाया एक सेल, थोड़ा सा सही नहीं बना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया, ठीक है? और यहां पर हमने सबसे नीचे यहां पर डाली है मोल्टन एल्यूमिना, इम्प्योर एल्यूमिना को। हाँ, मोल्टन इम्प्योर एल्यूमिनियम को, एल्यूमिना नहीं, एल्यूमिनियम को हमने यहां पर डाला, ठीक है? फिर इसके बाद में हम इसकी ये सबसे लास्ट लेयर है, ठीक है ना? और यहां पर कार्बन की लाइनिंग भी रहती है, और कार्बन लाइनिंग को ही हम यहां पर क्या बना देते हैं? एनोड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एनोड बना देते हैं बेटा, ठीक है? और यहां पर एक हमने ऐसा एपरेटस लगाया कि हम और एल्यूमिनियम को यहां डाल सके, मोल्टेन एल्यूमिनियम को यहां से, ठीक है? ये कुप्पी टाइप की हमने यहां पर लगा दी ताकि इससे हम और इसे डाल सकें। अब जो सेकंड लेयर रहेगी, कौन सी लेयर? सेकंड जो लेयर रहेगी वो होती है मिडिल लेयर, जिसे हम कहते हैं। ये मिडिल लेयर रहती है फ्लोराइड्स की। किसकी? मोल्टेन फ्लोराइड्स। ये फ्लोराइड्स किस किस के होते हैं? तो ये आपके जो फ्लोराइड रहते हैं, सोडियम, बेरियम और एल्यूमिनियम के। सोडियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम फ्लोराइड, AlF3, ठीक है? ये तीनों के यहां पर फ्लोराइड रहते हैं। और जो टॉप लेयर रहती है इसमें प्योर मोल्टेन एल्यूमिनियम आपका मौजूद रहता है। प्योर मोल्टेन एल्यूमिनियम मौजूद रहता है, ठीक है? अब इसमें हम क्या करते हैं? कुछ एक ग्रेफाइट की रॉड्स को डिप कर देते हैं। ये डिप कर दिया, ठीक है? और इन सबको हमने कनेक्ट करके एक ही इसमें, इसे हमने बना दिया क्या चीज? कैथोड। इसे बना दिया हमने कैथोड, नेगेटिवली चार्ज। और ये एनोड है जो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है? तो आपका ये हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का यहां पर एपरेटस तैयार हो गया। अब देखो, जैसे हम करंट पास करेंगे,
जो एल्यूमिनियम है, कहां से, मिडिल लेयर से, ये एल्यूमिनियम मिडिल लेयर से अलग होगा और अलग होकर कहां पहुंच जाएगा, ऊपर की लेयर में। और जैसे ही ऊपर की लेयर में पहुंचेगा तो यहां पर कौन ज्यादा हो जाएंगे, एफ नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे। एल्यूमिनियम जो पॉजिटिवली चार्ज है ये कहां पहुंच गया, ये तो ऊपर पहुंच गया। तो फ्लोराइड यहां पर क्या हो जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे, एल्यूमिनियम ऊपर जाता जाएगा यहां पर। तो जब फ्लोराइड ज्यादा हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये नीचे से एल्यूमिनियम को, ठीक है ना, बात समझ आ रही है, नीचे जो मॉल्टन इम्प्योर एल्यूमिनियम है वहां से ये एल्यूमिनियम को खींचकर इस फ्लोराइड के साथ लगाएगा, फिर से एल्यूमिनियम इसके साथ लगेगा, फिर से आपका AlF3 बनाएगा, और फिर से आपका इसका एल्यूमिनियम कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से लगातार बहुत ज्यादा प्योर एल्यूमिनियम जो रहेगा तो कहां पहुंचता जाएगा, ऊपर पहुंचता जाएगा। रिएक्शन क्या होगी यहां, तो देखो एनोड कहां है, नीचे है, तो नीचे जहां एल्यूमिनियम है और ये एल्यूमिनियम कैसा है, इम्प्योर है, तो ये क्या करेगा, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर क्या बनाएगा, +3। ये एल्यूमिनियम जो इसके अंदर मौजूद है, ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इलेक्ट्रॉन निकालकर किसे देगा, एनोड को। किसे देगा, एनोड को देगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और क्या बना लेगा, Al+3। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले। अब कैथोड क्या कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल रहे हैं, सर्किट कंप्लीट होगा और यहां पहुंचेंगे। तो कैथोड पर अब यहां से क्या हो रहा है, यहां से Al+3 निकल रहा है ना, फ्लोराइड से जो अलग हुआ, फ्लोराइड से जो अलग हुआ Al+3, ये ऊपर पहुंचेगा। ऊपर क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि इसे कैथोड क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन। क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि भैया तुम हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ये वाला जो मॉल्टन फ्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम लगा हुआ था उसका +3, एल्यूमिनियम +3, यानी ये आपका कैटायन ऊपर पहुंचता है और ऊपर जाकर ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर एल्यूमिनियम को बना लेता है, जो कि कैसी फॉर्म में होते हैं, बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म में होते हैं। और एल्यूमिनियम यहां पर जो इकट्ठा होता है वो प्योरेस्ट एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कंप्लीट हुई। तो ये पूरा इसका फ्लो चार्ट है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसके एक्सट्रैक्शन को, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़। यहां पर देखो आपको लीचिंग भी समझ में आ गया, रिडक्शन भी समझ में आ गया, एल्यूमिनियम क्यों महंगा था वो भी आपको समझ में आ गया, उसमें क्या सुधार हुआ। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट आपको एल्यूमिना का मालूम था 2050 था, उतने पर अगर नॉर्मल अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन लगाते तो मालूम पड़ा एल्यूमिनियम वहां का, एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होता है, तो एल्यूमिनियम उड़ जाता है ना। फिर उसके बाद में रिफाइनिंग में भी हमने देखा कैसे कैसे क्या क्या काम हुआ, ठीक है। तो आपकी ये 7C एक्सरसाइज पूरी हुई। अब इसके बाद में 7D एक्सरसाइज है, जो टोटल रटने का काम है, जिसमें आपके एलॉयज वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। एलॉय का मतलब क्या होता है, तो इसे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, एलॉयज, जब हम एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनियस मतलब सभी जगह क्या हो जाएगा, सेम कंसंट्रेशन हो जाए सभी जगह। होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं किसका, 2 और मोर मेटल्स का। मेटल्स आपस में रिएक्ट तो करेंगे नहीं, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का जब हम होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। इसमें कोई एक नॉन मेटलिक भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नॉन मेटल नहीं आता है, ठीक है ना, कुछ एक सम नॉन मेटल भी इसके अंदर हो सकते हैं, कुछ एक नॉन मेटल भी इसके अंदर हो सकते हैं, तो हम इसे एलॉय कहते हैं। एलॉय में कभी भी एक मेटल अगर आपका कौन होगा, मरकरी, और दूसरा कुछ भी हो, तो हम इसे कहेंगे एमेलगैम। क्या कहेंगे, एमेलगैम कहेंगे, याद रखिएगा। तो हम इसे कहेंगे एमेलगैम, ठीक है। अब सपोज करो जिंक आ गया, तो आप क्या कहोगे, जिंक और मरकरी आ गया तो क्या कहोगे, जिंक एमेलगैम, ठीक है ना। अगर आपका एल्यूमिनियम और मरकरी आ गया तो आप क्या कहोगे, एल्यूमिनियम एमेलगैम, एल्यूमिनियम
एमेलगैम कहते हो आप इसे। गोल्ड आ गया तो गोल्ड एमेलगैम का हो गया उसे, ठीक है। AU आ गया और HG आ गया, तो गोल्ड भी इसके साथ में रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए गोल्ड को कभी भी मरकरी के साथ में रिएक्ट नहीं कराना चाहिए। आपने मालूम पड़ा सोने की अंगूठी रखी और मरकरी लेकर थोड़ी सी उसके बगल में डाल दी, पूरी मरकरी उसके अंदर चली जाएगी, वो एमेलगैम बना लेगा, पूरे गोल्ड को खराब कर देगा। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक की सेपरेशन से वो सही होती है, नॉर्मली ऐसे नहीं हो पाती, ठीक है, गोल्ड को खराब कर सकती है। तो आप इसे क्या कहोगे, गोल्ड एमेलगैम कहोगे। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी एमेलगैम क्या होता है, ठीक है। एक डेंटल एमेलगैम यहाँ पर वर्ड आता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं इसे, दांत वाले डॉक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, ये सिल्वर, क्या कौन से वाले, सिल्वर और टिन का एलॉय यूज करते हैं, ठीक है, डेंटल फिलिंग के लिए, है ना, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो मरकरी रहता है, अब एमेलगैम में तो मरकरी तो होगा ही होगा साथ में, मरकरी होता है, सिल्वर होता है और टिन, इन तीनों को मिलाकर जो एलॉय बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं डेंटल एमेलगैम बोलते हैं, ठीक है। बस याद रखिएगा, मरकरी डू नॉट फॉर्म एमेलगैम विथ आयरन, मरकरी डू नॉट फॉर्म एमेलगैम विथ आयरन, आयरन के साथ ये एमेलगैम नहीं बनाती है, ठीक है। इसीलिए इट इज स्टोर्ड इन आयरन वेसल, इसीलिए इसे आयरन बॉटल्स में या आयरन वेसल में रखा जाता है, वेसल्स और बॉटल। समझ में आई है बात, नहीं आई, ठीक है, इसलिए इसे रखा जाता है। अब ऐसे एलॉयज जो मेल्ट होते हैं, जिनकी मेल्टिंग रेंज होती है 51 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक की, उनमें यूजली क्या मौजूद होता है, कंटेन बिस्मिथ होता है इनके अंदर, या इनके अंदर लेड होता है, ठीक है, या इनके अंदर टिन होता है। समझ में आई ये बात, इनमें ये मौजूद होता है और इन्हें कहा जाता है एंड आर टर्म्ड एज फ्यूजिबल एलॉय, इन्हें फ्यूजिबल एलॉयज कहा जाता है, ठीक है। अब स्टील की बात कर लें, स्टील भी अपने आप में क्या होता है, एक एलॉय होता है, ठीक है। इसमें 10% के लगभग क्रोमियम होता है, मॉलिब्डेनम होता है, Cr मतलब क्रोमियम, MO मतलब मॉलिब्डेनम, ठीक है, और इनके अंदर निकेल होता है, ठीक है, और थोड़ा सा कार्बन भी होता है, कार्बन का भी लो परसेंटेज रहता है, तो हम इसे एलॉय स्टील कहते हैं। ये हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस, टफनेस और अदर प्रॉपर्टीज को लेकर आती है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब आपके एलॉयज के बहुत सारे पर्पस होते हैं, बहुत सारी रीजन होते हैं इसके, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा कल पढ़ेंगे।